हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स आपने थॉरली कर लिए होंगे और मेरे चैनल पे भी इनकी वीडियोस हैं, थ्योरी की भी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एज शॉर्ट्स भी बनाकर अपने चैनल पे दिए हुए हैं। आप उनको भी वॉच कर लो, उसके बाद वो 2 चैप्टर आपके थॉरली क्लियर हो जाएंगे। बट ग्रेविटेशन की ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो मैंने पहले दी है जिसमें What is the universal law of gravitation and how the formula is derived, और इस वीडियो में I am going to cover all these topics. Again एक ही रिक्वेस्ट कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, आप रजिस्टर पेन लेके बैठो, whatever I state आप उसे चाहे पॉज कर लें, आप उसे नोट कर लें और आपके क्वालिटी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर न्यू क्वेश्चंस, न्यू सिचुएशंस आल्सो। इवन देन स्टिल कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन में मैं आपको डिफरेंट वो भी बताता जाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ लें व्हाट इज ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो एट्रैक्टिव इन नेचर है और हर 2 यूनिवर्सल बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट वी कैन से व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स। व्हेन आई से एनी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स, तो आप ये समझ लें चाहे वो 2 प्लैनेट्स हो, चाहे वो एक प्लैनेट हो और एक लेट अस से कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, स्मॉल और लार्ज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मास, हर 2 बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, नंबर 1 इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 इट कॉजेज अट्रैक्शन, दैट इज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, नंबर 3 इट डिपेंड्स अपॉन masses of the body, that is masses कम है या ज्यादा है। लार्ज बॉडीज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज हो जाएगा, स्मॉल बॉडीज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल रहेगा। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 बॉडीज। दोनों बॉडीज कितनी दूर हैं इस पे भी डिपेंड करेगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। ये न्यूटन की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है और उनका दिया हुआ लॉ है। तो लॉ सेम टू सेम लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना, मैं आपको लॉ बता देता हूं। डेरिवेशन का आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो में दे रखा है, उसके अंदर ऑल टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैंने क्लियर की हुई है, आप उसे जरूर वॉच कर लें। बट अभी आपको जस्ट फॉर रिवीजन सेक अगर ये पूछें व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between the bodies। फार्मूला ये बन के निकलता है, आप एक सेपरेट वीडियो में देख लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट जी लगाते हैं। ये डिटेल आपको एक वीडियो में दी हुई है। अब इसमें एक मैंने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकंड मैंने बता दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है। फिर इसमें ये भी है कि ये लॉ क्या क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। तो देखिए हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। ड्यू टू ग्रेविटेशन Earth is able to hold its atmosphere. We are able to walk due to force of gravity of the Earth. मैं अभी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में भी डिफरेंस बताता हूं दोनों में। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड अर्थ भी एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। देन रोटेशन ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स अराउंड द सन भी एक्सप्लेन होता है ऑन दिस लॉ। देन occurrence of tides in the sea वो भी एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। तो अगर ये पूछ लें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग फिनोमेना। और जो मैंने आपको ये बताए यू जस्ट जॉट इट डाउन, ये सारे फिनोमेना इस लॉ से एक्सप्लेन होते हैं।
मैं साथ साथ ये बता दूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखें, कोई सी भी दो यूनिवर्सल बॉडीज हो, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड अदर इज एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और नियर द अर्थ। यानी दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ बन जाए और एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, माई सेल्फ और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ, तो उनके बीच में जो फोर्स हो उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो डिफरेंस ये हुआ, एनी टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अर्थ वन ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट ऑन इट और नियर इट, ग्रेविटी। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या, ये कवर हो गया। देन आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के में रिलेशनशिप क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको भी सुन लें कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अगर आप सपोज गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो गाड़ी एक्सेलरेट होती है। वो एक्सेलरेट हमने दिया, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट जो एक्सेलरेशन अर्थ दे रही है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मासेस। दैट इज कोई 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है या 1 किलोग्राम का है या 1 टन का ऑब्जेक्ट है, अगर उसे आप फ्री छोड़ दोगे तो अर्थ उसको एक ही उससे एक्सेलरेट करेगी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल g is equal to 9.8 meter per second square and it is called acceleration due to gravity, that is acceleration produced by earth due to its force of attraction on the objects on it or near it is called acceleration due to gravity। और इसकी वैल्यू जो वेरी यूजुअली हम लेते हैं वो 9.8 है, और कई बुक्स में कई न्यूमेरिकल्स में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और फॉर द सेक ऑफ इजीनेस ऑफ कैलकुलेशंस आपको ये गिवन होती है टेक g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने वही लेना है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये अभी रिलेशन भी बताएगा, आप ये सुन लें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे प्लैनेट पे, हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पे सब जगह सेम नहीं है। किस बात पे डिपेंड करेगा, ये अभी फार्मूला बताएंगे। फार्मूला आएगा g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो अभी आपको मैंने बताया इस बात पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर ये दो डाटा आप फिल कर दें इसके अंदर तो हमें उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चल जाएगी, और वो अलग अलग है। जैसे आपको मैंने बताया आपके सिलेबस का ही पार्ट है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ऑन मून इट इज नियरली 1/6 ऑफ g, यानी जो हमारा अर्थ पे है उसका अप्रोक्सीमेटली 1/6 टाइम्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। बट अगर आप जुपिटर की बात करें तो जुपिटर के ऊपर अर्थ से 2.5 टाइम्स मोर। दैट इज अगर आप जुपिटर पे बात करें तो जुपिटर पे g की वैल्यू 9 टाइम्स एज कंपेयर टू 2.5 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑन अर्थ है। तो इसलिए जुपिटर को अर्थ का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। बॉडीगार्ड मींस अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो अपने फोर्स से जुपिटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेता है, क्योंकि अर्थ से भी 2.5 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप मार्स की बात करें तो मार्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ से काफी कम है। अगर आप सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पे इसकी वैल्यू अर्थ से थोड़ी सी और ज्यादा है। तो दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट and radius of planet does not depend upon mass of object, be clear about it। अब इसके अंदर आता है स्मॉल g और कैपिटल G के वैल्यू और इनके यूनिट्स क्या है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है।
तो स्मॉल जी मैंने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, जो इस फार्मूले में डेरिवेशन में आता है, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कैसे होगा ये भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कि बना कैसे यूनिट। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में वैल्यू का डिफरेंस है, डेफिनेशन का डिफरेंस है और उनके यूनिट्स का डिफरेंस है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है और इसकी वैल्यू है। अब आता है इसके अंदर, चलो पहले इसे बता दें, इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि न्यूमेरिकल्स ऑन इस फार्मूला ये देखिए, इसमें एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल 3 गिवन है एंड यू कैन क्रिएट 30 मोर, और आपको करने का तरीका सिखा देता हूं और आप हमेशा उसमें सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाओगे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इफ mass of each is doubled, mass of each is tripled, distance between objects is doubled, distance between objects is made half, distance between them is made 1/3 या 3 times। इन सब में आपने करना क्या है, आपने दो इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन फिक्स है, ये वाली, ये लेनी है। उसके बाद जो चेंजेस कहे हैं, मान लो मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, आप मेथड सीख लोगे ना तो वो भी हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं व्हाट हैपेंस टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इफ मास ऑफ बोथ इज ट्रिपल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड हाफ। तो आप ये चेंजेस जो बताएं, चेंजेस वो इनकॉर्पोरेट कर दो और उस फोर्स को एफ डैश से डिनोट कर दो और डिवाइड कर दो। जैसे मैं सबसे पहले सिंपल केस लेता हूं। क्वेश्चन ये है व्हाट हैपेंस टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies if mass of each is doubled। तो आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट वाले केस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय दो ऑब्जेक्ट, मास इज m1 m2, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r। f डैश में वो कर दो जो चेंजेस हैं, g तो कांस्टेंट है, इसका मास डबल कर दिया, इट इज 2m1, मास डबल कर दिया 2m2, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया r²। इसके बाद लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 या 2/1 कर दो। तो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, f डैश मींस ये, मैं इसका लिखूंगा g 4 m1 m2 अपॉन r²। अब अपॉन f है और मैं इसे कर रहा हूं इनटू, तो अगर अपॉन f को मैं इनटू करूंगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, r² g m1 m2, r² कैंसिलेशन, g m1 m2 ये कैंसिलेशन इज इक्वल टू 4 और वी कैन से f डैश इज इक्वल टू 4f। तो हम ये कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। आप देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 गुना हो गया पहले वाले केस में इफ मास ऑफ ईच इज डबल का केस दे दिया। एक और केस ले ले, अगर सपोज ये कहें कि व्हाट हैपेंस टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन if distance between them is reduced to half, डिस्टेंस आधी कर दें, दैट इज पहले 10 मीटर थी तो 5 कर दें, आधी कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन तो फिक्स है, ये तो आप लिखोगे। देन f डैश g कांस्टेंट है, दिस टाइम नो चेंज इन मासेस, वो वैसा का वैसा रख लो। डिस्टेंस इज हाफ, ना r इज बिकम r/2 द होल स्क्वायर। जो चेंज है वो कर दो, इसे सिंपलीफाई कर दोगे तो ये बनेगा g m1 m2 अपॉन ये r² का 4 है ना, ये बन जाएगा 4/r², उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है। फिर वही करना है डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, अब दिस टाइम ये 2 है, अब इसको इससे डिवाइड करें, अगेन व्हाट वी गेट f डैश अपॉन f इज इक्वल टू g m1 m2 इंटू 4 अपॉन r² इंटू ये f अपॉन में है, मैं इसे इंटू कर रहा हूं तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज r² बाय g m1 m2, r² से r², g m1 से g m1 m2, ये 4 आ गया। अगेन f डैश इज इक्वल टू 4f, फिर हम यही कहेंगे फोर्स
4 गुना बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस आधी कर दोगे तो अब इसके और आप कर सकते हो क्वेश्चन। आप मेथड आपने सीख लिया। अगर मैं दोनों चेंजेस भी कह दूं, मैं कह दूं मासेस को 3 गुना कर दिया, डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, आप चेंजेस प्लेस कर दो, डिवाइड कर दो, इट माइट बी 2 टाइम्स, इट माइट बी 2.5 टाइम्स, इट माइट बी 9/2 टाइम्स, कुछ भी आए, हमेशा g m1 m2 r² कैंसिल होगा। f डैश और f में एक न्यूमेरिकल रिलेशन आ जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का, एंड दैट गिव्स योर द आंसर। क्लियर? अब आता है नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एंड डिराइव अ फार्मूला फॉर इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके लिए आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो, मैं इसे क्लियर कर दूं क्योंकि फार्मूला भी यहीं आना ही है, मैं इतने को क्लियर कर देता हूं। सपोज यहां मैं कितना मैं क्लियर कर दिया इतना पहले। हम इसको स्टार्ट ये करेंगे कि कंसीडर ये करें कि एक बॉडी अर्थ के पास में है और उसका मास स्मॉल m है। वी विल स्टार्ट राइटिंग, कंसीडर इट इज आवर अर्थ हैविंग मास m and radius r. Consider an object near the earth having mass m. तो distance between the object is practically taken as radius. हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ, सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज प्रैक्टिकली टेकन एज रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको बताया अर्थ का मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m और डिस्टेंस बिटवीन देम आर ही ले लिया। तो इस केस में वी विल राइट एज पर लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय G m अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर? इसको पूरा नरेट करना पड़ेगा। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m lying near the earth, let m is the mass of earth, let r is the radius of earth. Since object is small, therefore distance between them is taken as radius of earth। और स्केच बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या लिखना है? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये एक्शन रिएक्शन की नेचर का है। एक्शन रिएक्शन की नेचर मींस दोनों बराबर एक्सर्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अर्थ मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है या मून अर्थ को, या दोनों बराबर? दोनों बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के लिए इक्वल है, बट रोटेशन कॉज होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, दैट डिपेंड्स अपॉन मासेस एंड डिस्टेंस, बट दोनों का फोर्स बराबर होता है। तो अब इसमें क्या लिखा जाएगा? इतने के बाद अब लिखा जाएगा दिस फोर्स causes acceleration in the body which is given by, इस केस में acceleration in the body is given by F is equal to ma। acceleration A है और फोर्स F है, ये इसे F डैश से डिनोट कर दो। फिर आप लिखोगे since this acceleration is produced by earth या due to gravity of earth, therefore we replace it by mg। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। तो मैंने बताया F G(m1) m अपॉन r², और जो दूसरा है जिसने बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है उस फोर्स को मैंने F डैश लिखा है। F इज इक्वल टू ma एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। बट ये एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ma को mg लिख दिया। अभी आपको मैंने बताया वो एक्शन रिएक्शन की नेचर के इक्वल होते हैं। इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो आई विल राइट mg इज इक्वल टू g m अपॉन r²। स्मॉल m कैंसिलेशन हो जाएगा तो देयरफॉर व्हाट वी गेट g इज इक्वल टू gm अपॉन r², हेंस द फार्मूला इज डिराइव्ड। अगर ये आ जाए डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, जो कि हर स्कूल में प्रैक्टिकली आता ही है हाफ ईयरली तक, आपको जरूर करना है आपको ये। तो आपको ये स्केच बनाना, जो मैंने नरेट किया वो लिखना, उसके बाद इसे एक्सप्रेस करना और फाइनली यहां तक आना। फिर आप यहां देखोगे वही कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट का प्लेनेट के मास पे और प्लेनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। और इस पे बेस न्यूमेरिकल सेपरेट आएंगे बहुत सारे। अभी तो मैं इतने ही टॉपिक कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी ले लूंगा इनके में। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद आता है ये स्मॉल g कैपिटल G के बाद, इसके बाद है g ऑन मून।
तो जी ऑन मून का भी एक डेरिवेशन है कि ये प्रूव करके बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून 1/6 है एज कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ। ध्यान रखना, वेट की डेफिनेशन वेट W इज इक्वल mg। अगर पूछे व्हाट इज वेट, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट। अगर मैं ये कहूं कहीं जाके मून पे जाके ये वैल्यू 1/6 रह जाएगी तो ऑब्वियस है मास तो फिक्स है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, डजंट चेंज, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिसका वेट यहां पर 60 किलोग्राम है, 60 kg वेट है, लेट से 60 न्यूटन है, चलो उसे आप क्योंकि काइंड ऑफ फोर्स कह रहे हो ना, न्यूटन में कहो उसको। अच्छी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मास और वेट का ऐसा यूनिट क्या है। कई स्टूडेंट वेट को भी किलोग्राम लिख देते हैं, ये गलत है। मास का यूनिट किलोग्राम है, वेट का न्यूटन है। क्यों हम बोलते हैं वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अब जब फोर्स का न्यूटन है और हम कह रहे हैं काइंड ऑफ फोर्स, तो वेट को न्यूटन में कंसीडर करें फॉर द टाइमिंग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज किसी बॉडी का यहां पर वेट 60 न्यूटन है तो मून पे जाके 1/6 यानी 10 न्यूटन ऑब्जर्व होगा। अब उसका रीजन क्या है? ऑब्वियस है कि मून का मास और मून का रेडियस उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। और इसका फार्मूला डेरिवेशन एक वीडियो में है, तो मैं अभी इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा, बट आपको ये बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ। हेंस वेट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1/6 ऑन मून एज कंपेयर टू अर्थ। एक इसमें है हाउ वेट वेरीज ऑन अर्थ। पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट में 40 सेकंड्स में मास और वेट के सारे डिफरेंसेस समझा रखे हैं, आप उसे देख लो। इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं है। हर स्कूल में मास और वेट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो उसमें पहला मैंने बता रखा है मास की और वेट की डेफिनेशन क्या है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, वेट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। फिर बताया मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। फिर मास का मैंने बताया मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये सारे डिफरेंसेस बता रखे हैं। बट इसमें क्वेश्चन मैं ये कवर कर रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या अर्थ पे हर जगह सेम होगा। जब हमने ये कह दिया कि वेट डिपेंड करेगा यानी जी डिपेंड करेगा मास ऑफ प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, तो इसका मतलब अर्थ पे तो हर जगह वेट सेम होना चाहिए, बट नहीं है इसका। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ऐसा कि आपने अगर 10 ग्राम गोल्ड परचेज करना है तो 10 ग्राम गोल्ड कहां परचेज करना बेटर होगा, पोल पे या इक्वेटर पे? तो इसका आप आंसर सुन ले क्या है कि अर्थ जो है पोल पे फ्लैटेंड है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर, बल्जिंग एट द इक्वेटर, फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ऑब्वियस है इधर की तरफ इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पे आर इज मोर, और या हम ये भी कह सकते हैं पोल पे आर इज लेस। तो इसीलिए अभी बताता हूं कैसे। इसीलिए इस शेप की वजह से अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे एक ही बॉडी का वेट अलग अलग होता है। अगर यहां सपोज 60 किलोग्राम है तो वहां 60 नहीं आएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? देखें आप, फार्मूला ये है G = gm/r²। ये फार्मूला सजेस्ट करता है कि G एंड R, स्मॉल g एंड R इनवर्सली रिलेटेड हैं, इनवर्सली रिलेटेड। याद रखना, अगर एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मीनिंग है अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया यहां पर रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। अगर ये इंक्रीज हो गया तो G कम हो जाएगा, G अगर कम हो जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा। और ऑब्वियस है इधर R छोटा है, R इज लेस। अगर ये लेस हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो G इज मोर और वेट इज मोर। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी का वेट पोल्स पे जाके ज्यादा ऑब्जर्व होगा एज कंपेयर टू वेट ऑन इक्वेटर। रीजन बीइंग
इन दोनों की रेडियस में डिफरेंस है, और इसका रिलेशन ये एक्सप्रेस करता है कि आर और जी में इनवर्स रिलेशन है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। एक इसमें ले रखा है फ्री फॉल या इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, मैं सिर्फ बता रहा हूं अभी, बाकी न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो शायद एक पहले है, मैं नहीं तो और एक बना दूंगा वीडियो। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज लगभग एक जैसी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इस वीडियो में, तो आप ये समझ लें, एक और न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो दे दूंगा तो जरूर समझ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली मैं फिर दोबारा लिख भी दूंगा एक बार। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको पता है। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता होगी, फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हो थॉरली। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट ये इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमने प्रोड्यूस किया। हम कहीं मान लो न्यूमेरिकल बनाए, अ कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाऊं, अ कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसा न्यूमेरिकल बना रहे हैं। बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट इज किसी बॉडी को छोड़ दो और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर पूरा काम कर रहा हो, देन इट इज कॉल्ड केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मींस अर्थ उसको अपने आप एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगी, और वो फिक्स आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बन जाएगी, सिर्फ एक चेंज करके वर्ड। जैसे हमने कहा v इक्वल यू प्लस ए टी, तो अब लिखा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लीनियर डिस्टेंस को हम s बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को h हाइट बोलते हैं, तो दैट इज इसी में ये बन जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ a को g से रिप्लेस कर रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस s को वर्टिकल हाइट h से कवर कर रहे हैं, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो यहां भी ये चेंज कर दिया। तो ये इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है। फ्री फॉल क्या है ये बता दिया, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, और इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर सपोज लैंग्वेज ये आ जाए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u जीरो लेना है, और अगर ये लैंग्वेज आ जाए ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो v जीरो लेना है। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, एंड देन अप्लाई कर देना है। बट इस केस में जो आपको पॉइंट बता रहा हूं वो बड़े यूजफुल हैं, हर न्यूमेरिकल में काम आएंगे, अब उन्हें ध्यान से सुन लो। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जब ऐसे ड्रॉप करोगे इस तरह से, मैं दो स्केच बना दूं, आप ड्रॉप करोगे, जब ड्रॉप करोगे ना तो u जीरो होगा और g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिकॉज वो लगातार बॉडी एक्सेलरेट करेगी। दो तरह क्वेश्चन आएंगे, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, 90% यही क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने बता दी क्या चेंज आएगा। मैं ये बता रहा हूं जब भी आए अ बॉडी इज ड्रॉप्ड में u जीरो लेना चाहिए और g पॉजिटिव, बिकॉज इट विल एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली। बट अगर सपोज ये आ जाए अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब मान लो लैंग्वेज ये है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उस केस में v इज इक्वल टू जीरो आना है एट हाईएस्ट पॉइंट, v इज इक्वल टू जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बॉडी पहले रुकेगी तब वापसी शुरू होगी, और g की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो g की वैल्यू नेगेटिव जब ऊपर थ्रो करो, और v जीरो और इस तरह से रिलीज करो तो u जीरो और g की वैल्यू पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको मैंने ये सारा कवर कर दिया, इसके कॉन्सेप्ट्स बता दिए, और ये सारे टॉपिक आई थिंक कवर हो गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियोस वॉच आपने की हुई हैं, तो पहले आप 9th की और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फिजिक्स पूरी डिटेल स्टडी के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है, और आप किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारा नियरली 78 सिलेबस कवर्ड है। हर वीडियो स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, सिर्फ उतनी बात बताई है जितनी एक स्टूडेंट के लिए 100% लेने के लिए जरूरी है।
एंड देन दाएं बाएं वाली बात कोई क्लेम नहीं है, फॉल्स क्लेम कोई नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं। कॉम्पिटेंसी बेस का जमाना है। कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर अब हमारी जो एनईपी नहीं है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी रटने वाला काम तो उन्होंने बंद कर दिया। और आप भी समझ लो इस बात को, अगर रटने वाले पार्ट पे रहोगे ना तो यू विल बी एबल टू स्कोर 40% ओनली। आप रट लो, उतने पे खड़े रहोगे, ग्रोथ कुछ नहीं मिलेगी। तो ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी बना रखी हैं कि आपको टॉपिक सारा पता है, आपको उसका डिटेल्स पता है उसकी, बट उसी टॉपिक को जब ट्विस्ट करके पूछते हैं आपसे, यू गेट कंफ्यूज्ड। तो आपको लगता है नई सिचुएशन का आप क्या आंसर करें इसका। तो यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, एनईपी में यही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ाई जाए सो दैट स्टूडेंट रटना बंद कर दें। तो आप मेरे वीडियोस को वॉच करो, हर वीडियो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसके अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, आपको नॉलेज एनरिच होगी और आपको सक्सेस मिलना श्योर है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो सिर्फ वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो और सभी क्लासमेट सभी फ्रेंड्स का वीडियो जरूर शेयर कर लो। और कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रो वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।